गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 22 मार्च 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर में हम बहुत सारे कॉमन आर्टिकल्स को देख पाएंगे जिनको हम केवल एक ही न्यूज़पेपर से करेंगे, जिसमें भी वो ज़्यादा डिटेल से बताए गए होंगे। फ़िलहाल के लिए एसबीआई के द्वारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी उसके सभी नामों को खोल दिया गया है कि किस किस ने कितना डोनेशन किस पार्टी को किया है। हम पहले से ही जानते हैं कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा यहाँ पर डोनेशन मिले हैं, लेकिन मेघा इंजीनियर नाम की कंपनी ने बीजेपी को 584 करोड़ रुपए दिए हैं जस्ट 2019 के बाद से। तो ये काफ़ी बड़ा एक अमाउंट है। उसके बाद हम देखते हैं क्विक सप्लाई चेन जो कि 375 करोड़ रुपए उनको देती है। वेदांता जो कि एक स्टडी रिलेटेड ऐप है वो देता है 226 करोड़ रुपए। भारतीय रिटेल ने दिए 197 और मंडल लाल लिमिटेड 175। ऐसे ही कांग्रेस को जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर डोनेशन मिला है वो मिला है 110 करोड़ रुपए का, जो कि है वेस्टर्न यूपी पावर की वजह से। अगेन जो वेदांता है वो 104 करोड़ रुपए यहाँ पर कांग्रेस को भी देते हैं। इनको टोटल जो डोनेशन मिला है वो मिला है 1422 करोड़ का। बीजेपी को टोटल जो डोनेशन मिला है वो मिला है 6060 करोड़ का। टीएमसी जो कि एक रीजनल पार्टी है उसको मिला है 1610 करोड़ का। आज के सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल की तरफ अब हम बढ़ते हैं, जो कि है ईडी अरेस्ट केजरीवाल डेज आफ्टर इट लिंक्ड हिम टू 100 करोड़ किकबैक इन एक्साइज केस। देखिए ऐसी क्या घटना हो गई है कि जिसकी वजह से दिल्ली के सीएम, जो कि अभी क्या है प्रेजेंट सीएम है, ऐसा भी नहीं है कि वो रिटायर हो चुके हैं या फिर वो जो सीएम पूर्व सीएम थे, फिलहाल उनकी गवर्नमेंट है दिल्ली में और फिर भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा क्या केस है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। अगर इस केस को समझना है तो हमें आज से 2 साल 3 साल पहले जाना पड़ेगा। देखिए 2021 के अंदर ये जो केस है इसकी शुरुआत होती है। 2021 में जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो एक एक्साइज पॉलिसी लेकर आती है, और ये एक्साइज पॉलिसी जो थी वो लिकर से रिलेटेड थी, यानी कि शराब से रिलेटेड ये पॉलिसी आती है। ये जो पॉलिसी थी इसके अकॉर्डिंग दिल्ली गवर्नमेंट क्या करती है कि सबसे पहले जो इसके हेड थे एक्साइज डिपार्टमेंट के, जो कि थे मनीष सिसोदिया, उनके थ्रू इसको ड्राफ्ट किया जाता है। ड्राफ्टिंग होने के बाद इसको पास किया जाता है, और पास होने के बाद क्योंकि क्या होता है आपका अगर स्टेट में कोई कानून बनेगा तो उसको कहाँ जाना चाहिए, गवर्नर के पास जाना चाहिए फाइनल सिग्नेचर के लिए। लोकसभा या पार्लियामेंट में अगर कोई कानून बन रहा है तो वो कहाँ जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से एक्सेप्ट होने के बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास। क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है तो इसी वजह से दिल्ली जो है उसमें गवर्नर नहीं होता है। गवर्नर नहीं होगा तो कौन होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये एक्साइज पॉलिसी जाती है, जो कि थे एलेक्स सक्सेना, और वो इस पॉलिसी को साइन कर देते हैं एक शर्त के साथ। वो शर्त रखते हैं कि जो भी यहाँ पर अनऑथराइज्ड एरिया होंगे, जहाँ पर आप लिकर की शॉप्स को नहीं खोल सकते हो, वहाँ पर शॉप्स नहीं खोलनी चाहिए। ये सब होता है और जो पॉलिसी है वो सामने आती है। पॉलिसी में क्या बोला जा रहा था, पॉलिसी में कहा जा रहा था कि जितनी भी लिकर से रिलेटेड यहाँ पर दुकानें होती हैं, शॉप्स होती हैं, उनको अब जो भी यहाँ पर पर्टिकुलर लोगों को दी गई है उनसे हटाकर प्राइवेट जो लोग होंगे, जो भी यहाँ पर आकर लेना चाहते हैं, उन सबको वो मिल जाएंगे। इससे उनका रेवेन्यू उस साल बहुत बढ़ जाता है। लगभग 9000 करोड़ रुपए हम देख पाएंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट को आते हैं रेवेन्यू के अंदर। लेकिन कुछ कारणों की वजह से दिल्ली गवर्नमेंट आगे चलकर उस एक्साइज पॉलिसी को वापस ले लेती है, और अब जो पहले की तरह काम होता था यहाँ पर वैसे ही काम होता है। कुछ जो अपोजिशन थे जैसे कि बीजेपी को हम देख पाएंगे, ऊपर से अपोजिशन यहाँ पर कांग्रेस है, दोनों ही यहाँ पर चैलेंज करते हैं पार्टी को, कहते हैं कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी दी है इन्होंने प्राइवेट लोगों को बेच दिया है एक तरीके से, और ये जो लोग हैं ये उनसे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं या फिर उनको ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर इनके ऊपर एलिगेशन लगे। हम देखते हैं कि पॉलिसी के अंदर ये भी बोला गया था कि मान लीजिए अगर कोई प्राइवेट फील्ड के यहाँ पर सामने आते हैं कोई प्लेयर, वो एक लिकर की शॉप को लेते हैं, उसको लेने के बाद वो सुबह के 3 बजे तक यहाँ क्या कर सकते हैं, 3 बजे तक अपनी शॉप को खुला कर रख सकते हैं। इसके अलावा उनको ये भी एक परमिशन दी गई थी कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अगर वो लिकर की जो बोतलें होती हैं उनके ऊपर डिस्काउंट देना चाहे तो वो भी वो दे सकते हैं।
ये सब होने के पश्चात में जो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे केस जाते हैं, जो अपोजिशन है वो भी बार बार बोल रही थी, तो वो कहते हैं कि सीबीआई या जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर एजेंसीज हैं उनको आना चाहिए, और शायद यहाँ पर कुछ घोटाला हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ है। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि आप अपने काले धन को वाइट में चेंज कर लेते हो, ठीक है। आप कुछ ऐसा बीच का एक तरीका निकालते हो जिससे आपके पास जो पैसे थे उसको आपने एक्सचेंज कर लिया। तो ये एलिगेशन जो है वो लगाई जाती है दिल्ली की गवर्नमेंट के ऊपर। इसी के बीच में मनीष सिसोदिया लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर यहाँ पर एलिगेशन लगाते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने लगभग 1400 करोड़ रुपए यहाँ पर ऐसे थे जिसको उन्होंने चेंज करवाया है। अब कैसे चेंज करवाया? वो कहते हैं कि जब डिनोमिनेशन होता है, यानी कि जो पुराने नोट थे 500 और 1000 के नोट, जब वो बंद कर दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनके एक्सचेंज में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऐसा करवाया। हालांकि बाद में यहाँ पर जब ईडी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनको फ्री कर दिया जाता है, और मनीष सिसोदिया के घर पे यहाँ पर क्या होती है, रेड होती है, और उनको एक्साइज के केस के अंदर फरवरी 2023 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो वो लगातार 1 साल से क्या थे, जेल के अंदर है। दिल्ली के सीएम के पास ईडी ने बहुत सारा उनको सम्मन भेजे, उनको बुलाया, लेकिन ये बार बार मना कर रहे थे। ये बार बार कह रहे थे कि मैं नहीं आऊँगा। सुप्रीम कोर्ट के पास जो ईडी है वो चले जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर जो ये है दिल्ली के जो आपके सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, वो बात को नहीं मान रहे हैं। दिल्ली का जो हाई कोर्ट है उसमें भी एक केस जाता है पहले, और वहाँ पर कैसे केस जाता है कि सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि नहीं, आपको मिलना पड़ेगा एक बार ईडी से, और हाई कोर्ट में जब दिल्ली के ये बात पहुँचती है कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, तो यहाँ पर अप्रोच किया जाता है हाई कोर्ट को, दिल्ली हाई कोर्ट को, और उनको बोला जाता है कि प्लीज़ आप कुछ समय के लिए इसको स्टे कर दीजिए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट इस चीज़ को मना कर देते हैं, और उसी के बाद में हम देखते हैं कि कल शाम को यहाँ पर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि इनकी गवर्नमेंट का बोलना है कि ये जो गवर्नमेंट है वो तिहाड़ जेल से ही चलाएंगे। कहाँ लेकर जा रहे हैं इनको? तिहाड़ जेल में लेकर जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया को भी वहीं पे रखा गया था। एक्साइज पॉलिसी का स्कैम का ये केस है, मनी लॉन्ड्रिंग केस पे बातें आ रही हैं। फिलहाल के लिए 100 करोड़ रुपए का इसमें बोला जा रहा है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए की हेरा फेरी की है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या क्या सुधार आएगा। फिलहाल के लिए आप सभी के लिए जो हिस्ट्री थी इसकी, दोनों ही आर्टिकल में न्यूज़पेपर में इतना डिटेल में नहीं दिया गया है, लेकिन उसी पॉलिसी को पढ़ने के बाद जो जो चीज़ें हम समझ पाए हैं वो मैंने आपको बता दी है। आगे जो जो इसमें डेवलपमेंट होते जाएंगे उन पे हम नज़र रखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल है गोरखा राइफल सीक आइवरी फ्रॉम केरला टू डिस्प्ले एट ए यूनिट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिजेक्ट रिक्वेस्ट। देखिए गोरखा राइफल क्या है? गोरखा राइफल जो है वो हमारी एक आर्मी की ब्रांच है। आर्मी में अलग अलग ब्रांचेस हैं, उसी में से हम देखते हैं एक जाट, उसमें हम देख पाएंगे कि अलग अलग है, जैसे कि मराठा यहाँ पर बटालियन होती है, फिर गोरखा यहाँ पर होती है। तो इनके एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए आर्मी में अलग अलग ब्रांचेस को बनाया हुआ है। यहाँ पर जो रिक्वेस्ट की गई थी वो की गई थी 4th बटालियन की तरफ से, जो कि 8th गोरखा राइफल में तैनात है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया केरला के जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट है उनको कि हमें जो हाथी के जो दांत होते हैं, आइवरी जो होती है, उसको दे दीजिए, क्योंकि हमें वो अपनी यूनिट के अंदर उनको डिस्प्ले करना है, दिखाना है। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को मना भी कर दिया, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खुद के पास ही हाथी के दांत कैसे आते हैं? देखिए इसके पीछे भी कई रीज़न होते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जब किसी हाथी की डेथ हो जाती है तो भी उनके दांत ये वगैरह जो होते हैं, टस्क जो होते हैं, वो रख लिए जाते हैं। इसके अलावा देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक रूल होता है। मान लीजिए आपके पास एक हाथी है, एलिफेंट है, और एलिफेंट को रखना ऐसे ही आसान नहीं है अगर ये आपके ट्रेडिशन से, अगर आपके पास वो हमेशा से नहीं है। आपके पास एलिफेंट है और उसकी डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जाएं और उसके जो दांत है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दे, सो दैट उनकी तस्करी ना हो, या जो हाथी की वजह से, दांतों की वजह से जिनको मार दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत महंगे बिकते हैं इंटरनेशनल बाजार के अंदर, तो वो भी कम हो जाए, वो ना हो पाए। क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब सभी को ले ही लेगा
तो फिर आप अगर मार भी दोगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा। हाथी ऐसा कोई छोटा जानवर तो नहीं है कि उसकी डेथ होगी और पता भी नहीं चलेगा, बहुत बड़ा जानवर है, पता चल जाता है। और उसी को रोकने के लिए यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऐसी नीतियों को बनाया हुआ है। फिर हम देखते हैं कि अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया। 3 यहाँ पर आइवरी के जो सेट है उनको पेड़ को मांगा गया था, उन्होंने 2 को दे दिया और 1 को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि देखिए, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट होता है एनवायरनमेंट के अंदर, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस एक्ट के चलते कोई भी जो एनिमल है उसको ये बिल्कुल भी इनकरेज नहीं किया जाना चाहिए कि उसको वाइल्ड लाइफ ट्रॉफीज़ की तरह डिस्प्ले किया जा सके। एलिफेंट के टक्स को यहाँ पर डिस्प्ले किया जा सके। जैसे पहले क्या होता था, लोग शिकार करते थे, हंटिंग करते थे और उन्हीं एनिमल्स के सर के भागों को, सींगों को या फिर हाथी के टस को क्या करते थे, अपने घरों में सजा कर रखते थे, डिस्प्ले करके रखते थे एज अ ट्रॉफी की तरह कि मैंने ये किया है। तो इसी वजह से ये करना इलीगल हो जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। तो स्टेट गवर्नमेंट फ़िलहाल के लिए जो ट्रॉफ़ी को प्रोवाइड करने की है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। और क्या आपको क्या लगता है कि ये रिजेक्ट होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, उसके ऊपर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मस्क न्यूरोलिंक शोज फर्स्ट ब्रेन चिप पेशेंट प्लेइंग ऑनलाइन चेस। देखिए, इलोन मस्क ने एक चिप बनाई है। अब ये चिप ऐसी वैसी चिप नहीं है। आपने चिप्स के बारे में सुना होगा, एक खाने के चिप्स होते हैं, ये वहाँ की बातें नहीं होती हैं। कुछ मोबाइल फ़ोन्स के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चिप लगती है, ये वो भी चिप नहीं है। ये एक ऐसी चिप है जो कि 2 शब्दों से मिलकर बनी हुई है। पहला जो शब्द है वो है न्यूरा और दूसरा है लिंक। अब न्यूरा से आप समझ में पाएंगे कि यहाँ पर न्यूरा का क्या मतलब होता है, न्यूरॉन से रिलेटेड, तो उसी के नाम को शॉर्ट करके इसको बनाया गया है। और लिंक यानी कि न्यूरॉन से इसको जोड़ दो। तो न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं, जब हम ध्यान से सोचते हैं तो हमें पता होता है कि न्यूरॉन्स तो एक्चुअली में ह्यूमन के ब्रेन में होते हैं। तो बिल्कुल सही पकड़ा है आप लोगों ने, बिल्कुल सही समझे हैं आप लोग कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर ये पहली ऐसी चिप है जिसका एक्सपेरिमेंट किया गया था एलोन मस्क के द्वारा। 29 साल के एक ऐसे युवक हैं जिनके दिमाग में इसको डाला गया, और वो जो युवक थे वो गर्दन से नीचे पूरा का पूरा पैरालिसिस थे, यानी कि उनका फेस और उनका जो मुंह है वही काम कर रहा था, डिसेबल थे, वो कुछ भी कर नहीं पाते थे वो। अब उनके लिए क्या फ़ायदे हो गया है कि अब वो क्या करते हैं, देखिए लैपटॉप उनके सामने खुला हुआ है और अब उनको अपनी उंगलियों के, अपने हाथों की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है चेस खेलने के लिए। वो लैपटॉप में अपनी पत्नी के साथ में चेस खेल रहे हैं, और वो चेस भी जब खेल रहे हैं तो कैसे खेल पा रहे हैं, वो अपने दिमाग में कुछ थॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि कुछ विचार अपने दिमाग में लेकर आ रहे हैं और ऑटोमेटिकली उस जो वो सोच रहे हैं वही कंप्यूटर पे हो रहा है। तो उनको क्या नहीं चाहिए, यहाँ पर माउस या कर्सर उसको नहीं पकड़ना होता है, वो उसको अपने माइंड से ही हैंडल कर पा रहे हैं। जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था तो बहुत सारे लोग इसके प्रति चिंतित थे कि पता नहीं ये युवक जी भी पाएगा या नहीं जी पाएगा, लेकिन ये कहते हैं, रोनाल्ड अर्बोग इनका नाम है, और ये कहते हैं कि देखिए जो सर्जरी हुई थी ना बहुत आसान थी। सर्जरी इतनी आसान क्यों थी, क्योंकि ये बोल रही है कि एक ही दिन के अंदर मुझे छुट्टी भी मिल गई थी। एक ही दिन में मुझे बोला था घर जाओ, आराम से आराम करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इनका ये भी बोलना है कि हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा है और इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं बची है। अभी ये जो चिप है ये शुरुआत है, इसमें बहुत सारे अभी और इम्प्रूवमेंट होंगे और बहुत कुछ अभी और देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर नोलांड का मानना है कि उनका जीवन इस चिप के द्वारा बदल दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल इज वाई सुप्रीम कोर्ट है स्टेट गवर्नमेंट फैक्ट चेक यूनिट फॉर नाउ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास एक मामला जाता है जो कि है गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई एक नई यूनिट का, जो कि कौन सी यूनिट होने वाली है, फैक्ट चेक यूनिट। अब फैक्ट का मतलब क्या होता है, तथ्य। चेक का क्या मतलब होता है, जांच करना। और यूनिट क्या क्या मतलब होता है कि आपका कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स है, तो तथ्यों को जांच करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ऐसी इतनी भला काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन या यूनिट के ऊपर स्टे क्यों लगा रही है, चलिए उसके पीछे जाते हैं और समझते हैं। देखिए क्या होता है
सबसे पहले यहाँ पर आईटी इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी के रूल्स थे उनको लेकर आया गया 2000 के अंदर। अब ये जो रूल्स थे वो आईटी से रिलेटेड थे, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड थे, मोस्टली टेलीविज़न के ऊपर इस्तेमाल किए जाते थे। उस समय तक बहुत ज़्यादा हम देख पाएंगे कि कैसे इंटरनेट का ज़माना तब नहीं होता था। हम देखते हैं कि जैसे भारती, एयरटेल, ये सारी जो सिम प्रोवाइडिंग कंपनीज थी उनके ऊपर ये लगते थे। 2021 में हम देख पाएंगे कि यहाँ पर आईटी रूल्स के अंदर अमेंडमेंट कर दिया जाता है। अमेंडमेंट क्या होता है? संशोधन। अमेंडमेंट करने का जो कारण दिया जाता है वो कहा जाता है कि समय बदल गया है और समय बदलने के साथ साथ जो नियम हैं उनका बदलना भी जरूरी है। तो इसी वजह से इन नियमों में संशोधन किया जाता है और इसी संशोधन के अंदर जो रूल्स का एक पार्ट है, कौन सा पार्ट है? रूल का जो सेक्शन नंबर 79 हम देख पाएंगे, वो कहता है कि कैसे एक गवर्नमेंट वो एक फैक्ट चेक यूनिट को बनाएगी और इसका काम होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर फेक न्यूज़, जो आपकी झूठी खबरें होती हैं, उनको यहाँ पर ढूंढेगी और उनको वहाँ से डीलिस्ट कर देगी। फेक न्यूज़ को आप समझते हैं कि फेक न्यूज़ क्या होता है, प्लस डीलिस्टिंग क्या होता है? डीलिस्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को एक जगह से हटा देना। अब देखिए यहाँ तक सब कुछ ठीक लगता, प्रॉब्लम कहाँ जाकर आई? प्रॉब्लम जाकर आई जब इसी के अंदर लिख दिया गया कि गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई भी फेक न्यूज़ आती है तो गवर्नमेंट के पास इतनी पावर होगी कि ये जो यूनिट बनाई गई है, जो कि कैसी होगी? स्टैट्यूटरी बॉडी एक बनने वाली होगी। इसमें ऑफिसर्स तैनात होंगे जिनका काम होगा कि वो फेक न्यूज़ को यहाँ पर जांचें और उनको हटाएं। ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी होने वाली है, अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई न्यूज़ है तो वो क्या करेगी? जो इंटरमीडियरी बॉडीज़ हैं, जो बीच की बॉडी है, मान लीजिए इंटरमीडियरी बॉडी कौन सी होगी कि आपने व्हाट्सएप के ऊपर कोई वो फेक न्यूज़ को चला दिया है, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर आपने कर दिया है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको आइडेंटिफाई करेगी ये फेक न्यूज़ है। अब ये क्या करेंगे? फैक्ट चेक यूनिट जो है वो व्हाट्सएप को एक नोटिफिकेशन भेजेंगे और कहेंगे कि इसको हटा दीजिए। अब इसको बिल्कुल हटा दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, दोबारा आप इस न्यूज़ को उस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे नहीं डाल पाएंगे। ऐसा ही कुछ होगा इंस्टाग्राम के साथ, ऐसा ही कुछ होगा एक्स के साथ में। तो ये सब कुछ देखा जाएगा। अभी क्या होता है कि ऐसे इसको देखकर बहुत सारे लोग एक पिटीशन लगाते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर। अब पिटीशंस क्या होती हैं? पिटीशंस होते हैं याचिका, यानी कि याचिका बहुत सारे लोग लगाते हैं। उनमें से जो फेमस कॉमेडियन है कुणाल कामरा, उसके अलावा एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स, एडिटोरियल्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज़ चैनल टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, द बेनेट और ऐसी कंपनी साथ में मिलकर बोलती हैं कि ये जो यूनिट बनाई जा रही है, ये जो बॉडी बनाई जा रही है, ये एक्चुअली में हमारा जो संविधान है उसके आर्टिकल 14 यानी कि राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 जो कि है फ्रीडम ऑफ स्पीच का ए और जी पार्ट, और आर्टिकल 21 जो कि क्या होता है? राइट टू लाइफ, कि आपको जीने का अधिकार है। इन तीनों चीज़ों को जो इन्फॉर्मेशन रूल बना हुआ है आईटी का 2021 के अमेंडमेंट के बाद, वो तोड़ रहा है। इसी के ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर यहाँ पर 3 जजेस का पहले डिवीजन बेंच बैठता है, 2 जजेस का, और वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। फर्स्ट जो जज है वो कहते हैं कि ठीक है इस पर स्टे नहीं लगना चाहिए, दूसरे कहते हैं कि नहीं ये खराब है, सही में तोड़ रहा है इन सारे आर्टिकल्स को। थर्ड जज को यहाँ पर लेकर आया जाता है। ये अपना फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं बताते हैं, लेकिन कहते हैं कि स्टे लगाने की अभी इसमें कोई ज़रूरत नहीं, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन सामने आ रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि अभी इसको लागू करना नहीं किया गया, लागू किया जाएगा, तो कहते हैं स्टे लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन पिटिशनर्स को ये बात पसंद नहीं आती है, वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं यहाँ पर कि देखिए आप इस पे ध्यान दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि ठीक है जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पर फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक इसको गवर्नमेंट लागू नहीं कर सकते, इस बॉडी को नहीं लेकर आ सकती है। तो ये क्या कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? स्टे लगा दिया गया। बोला गया है कि आप लोग रुक जाइए, आप इसको ना करें, पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला लेना है उसको लेने दीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है जीएस पेपर 2 के अंदर, और आपसे भी पूछा जा सकता है।
मेंस के अंदर एटलीस्ट, अगर प्रीलिम्स में नहीं भी आएगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों जो जजेस हैं क्या उनको रिटायरमेंट के बाद में पॉलिटिकल ऑफिसर जो यहाँ पर पोस्ट होती हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब जो ये आर्टिकल लिखा गया है, ये लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के द्वारा। एक है जस्टिस दीपक गुप्ता, दूसरे हैं संजय हेगड़े। अब जो ये जजेस हैं ये खुद ब खुद रिटायर्ड हो चुके हैं और इनका सोच क्या कहती है, इनसे जब सवाल पूछे जाते हैं तो हम देखते हैं। पहला सवाल देखिए, ये केस आ क्यों रहा है। आर्टिकल इसी वजह से आया है क्योंकि एक जज है कलकत्ता हाई कोर्ट के, उन्होंने कुछ ही घंटों के बाद पहले तो अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दिया, यानी कि जज की जो उनकी पोस्ट होती है उससे रेजिग्नेशन दिया, और उसके बाद वो कुछ ही घंटों के बाद बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब ये सिचुएशन आती है तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन उठ जाते हैं कि क्या उनको ऐसा करना चाहिए था। समय से पहले ही उन्होंने अपनी जो जज की उनकी पोस्ट थी उसको छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर ले लिया कुछ ही घंटों के बाद। तो क्या सही में उन्होंने जो छोड़ा है वो लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए ही छोड़ा है? क्या उनको ये पोस्ट जो है वो ऑफर हुई थी? क्या उनको उनकी ये जुडिशियल इम्प्रॉपरिटी को दिखा रहा है कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उनके पास जो क्षमताएं थी जुडिशरी को रिलेटेड, जो कोड था उनका एथिक्स को लेकर, उनके ऊपर वो खरे नहीं उतरे? तो ये सब सवाल एकदम से उठने शुरू हो जाते हैं। इन्हीं के लिए अभिजीत गंगोपाध्याय जो है वो ये इनका नाम था, और इन पे पूछा जाता है कि क्या इन्होंने ब्रीच नहीं किया है, तोड़ नहीं दिया है जुडिशियल कंडक्ट को। अब कंडक्ट क्या होता है, देखिए ये आप एथिक्स के अंदर भी समझ पाएंगे कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कंडक्ट होता है, उसको क्या बोला जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। यानी कि एक कोड बना दिया गया है कि इसी तरीके से आपको रहना है, ये काम आपको करने हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन इस पोस्ट पे आप पहुंच चुके हो। तो क्या ये जुडिशियल जो कंडक्ट है कि आपको ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसको तोड़ नहीं रहा है। अब यहाँ पर देखिए जस्टिस दीपक गुप्ता कहते हैं कि जो वो बिल्कुल भी अभिजीत गंगोपाध्याय ने जो भी डिसीजन लिया है उसको अप्रूव नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने कोई इलीगल काम भी नहीं किया है, क्योंकि ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो आपको ये काम करने से रोकता हो। तो इसी वजह से लीगल बार उनके ऊपर कोई नहीं है। लेकिन ये कहते हैं देखिए जो भी गवर्नमेंट है, मान लीजिए अभी क्योंकि ये पावर में गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट फिलहाल, और वो उनको ये दे रही हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट ऐसा कानून नहीं लेकर आएंगी जो कानून यहाँ पर उनको कुछ करने से, उनकी मनमानी करने से रोके। अब लॉ कमीशन ने पहले ही बोला था, लॉ कमीशन जो होता है वो यहाँ पर सामने आता है, और उन्होंने आज नहीं 2013 में ही ये बोला था कि कैसे ये जो जजेस होते हैं जो रिटायर्ड हो जाते हैं, जैसे हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो 62 साल की उम्र में रिटायर्ड होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज यहाँ पर 65 ईयर्स की एज के अंदर रिटायर्ड होते हैं। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर लॉ कमीशन का एक बयान था कि जो भी यहाँ पर रिटायर हो रहा है उसके ऊपर लॉ कमीशन का ये बयान था कि उसको 2 साल का एक सीलिंग पीरियड लगा देना चाहिए। सीलिंग पीरियड क्या होता है कि आप रिटायर होने के 2 साल तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऑफिशियल पद को यहाँ पर नहीं ग्रहण कर सकते हो, और कर भी सकते हो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो ज्वाइन नहीं कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि जो भी जज है वो अगर किसी से इन्फ्लुएंस हो रहा होगा, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले उनके पास आते हैं, कहते हैं हम आपको बहुत बड़ी सीट देंगे, हमारे हक में ये डिसीजन कर दीजिए, तो वो जो लास्ट के उनके दिन हैं उनके ऊपर वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कुछ गलत काम यहाँ पर नहीं करेगा, ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर काम हो जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट के पास ये सबमिशन गया, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई भी कानून नहीं बनाया। अभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट को वापस आना चाहिए, उनके जो कानून है, उनका जो कंडक्ट है उसके बारे में बात करनी चाहिए। खास करके जो पहले एक कंडक्ट बनाया गया था जिसको कि बेंगलुरु कंडक्ट के नाम से जाना जाता है सुप्रीम कोर्ट के, उसको वापस से लेकर आया जाना चाहिए, ताकि जितने भी यहाँ पर जजेस हैं उनको पता हो कि उनको क्या करना है जीवन के अंदर और क्या नहीं करना है। बीइंग अ जज, जब वो एक जज बन सकते हैं, क्या उनके ऊपर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या उसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। तो बिल्कुल ये जो लगातार एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो भी बार बार अपनी पोजीशंस को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पहले भी हमने इस टॉपिक के ऊपर
बहुत ही डिटेल में चर्चा की है कि वो छोड़ रहे हैं और जो सेंट्रल पार्टी है उनको यहाँ पर क्या करें, एक्सेप्ट करें। ऐसा ही हो रहा है जजेस के साथ में। तो ये जुडिशियल जो कि इंटरडिपेंडेंस है बिल्कुल अलग है, इंडिपेंडेंट एक बॉडी है, वो किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है। उसकी इम्पार्शियलिटी के ऊपर, उसके निष्पक्ष होने के ऊपर ये एक सवाल खड़ा कर देता है जब कोई जज ऐसा काम करते हैं तो ये एक गलत बात है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है न्यूक्लियर एनर्जी फिक्सिंग द फाइनेंस। देखिए क्या बातें हो रही है यहाँ पर। 21 मार्च का वो दिन था जिस दिन ब्रुसेल के अंदर पहली बार न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुआ है। अब ये जो न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुआ है इसको को चेयर किया गया था, यानी कि पहले तो जो प्राइम मिनिस्टर है बेल्जियम के अलेक्जेंडर दे क्रू वो यहाँ पर आए, और दूसरा जो चेयरमैन इसके ऊपर थे वो थे AEA के यहाँ पर राफेल मेरिनो। IAEA क्या होता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब ये दोनों ने ही यहाँ पर बातें की है कि ये एक्चुअली में कन्वेंशन हो क्या रहा है। UN का, यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था COP28 दुबई के अंदर, UAE के अंदर दिसंबर 2023 में, बहुत रिसेंटली हुआ था, हम सब ने पढ़ा था। हम देखते हैं कि उसमें बोला गया था कि देखिए जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो क्लाइमेट गोल्स को मिलने में मदद कर सकती है, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है फ़िलहाल और जो ह्यूमंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय की है, इस काल की है और फ्यूचर की सबसे बड़ी हमारी समस्या है, एक तलवार लेके हमारे ऊपर जो लटकी हुई है क्लाइमेट चेंज की, उससे निपटारा करने के लिए UN क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉन्फ्रेंस बनाते हैं और उसके अंदर बोलते हैं कि क्लाइमेट के जो हमारे गोल्स हैं, जो हमने लक्ष्य रखे हुए हैं कि इस समय तक ये हो जाना चाहिए, उनको पूरा करने में न्यूक्लियर एनर्जी हमारी बहुत मदद कर सकती है। अब कैसे कर सकती है, देखिए डिक्लेरेशन जो था वो 22 वर्ल्ड लीडर्स ने यहाँ पर साइन किया और उन्होंने बोला कि 2050 तक जो हमारी वर्ल्ड की एनर्जी की कैपेसिटी है उसको कितना बढ़ा देना है, उसको ट्रिपल कर देना है, 3 गुना और बढ़ा देना है। अगर आज वो 1 है या 100 हम देखेंगे गीगावाट, तो उसको बढ़ाकर कर देना है 300 कर देना है। तो ये उनको बोला गया। हालांकि ये जो नंबर है ये मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। उसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर जो समिट हुआ है, द न्यूक्लियर एनर्जी समिट, ये एक इनिशिएटिव किया गया है जिसमें कोलैबोरेशन हुई है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बीच में, और साथ में इनका जो प्रोग्राम है वो है एटम्स फॉर नेट जीरो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो ये मैं बता रही हूँ ये आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। मान लीजिए आपसे प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए कि ये जो एटम्स फॉर नेट जीरो है ये कौन सा प्रोग्राम है और किस चीज़ के लिए, और फिर नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जाए कि कौन कौन से इसके गोल्स हैं, कौन इसको शुरू करता है, तो ऐसा सवाल के आने की संभावना बिल्कुल है। नेट जीरो का मतलब क्या होता है, चलिए एक बार जरा इस शब्द को समझ लेते हैं। नेट जीरो का मतलब ये नहीं होता है कि आपको किसी चीज़ को जीरो बना देना है। यहाँ पर जब भी आप क्लाइमेट से रिलेटेड किसी चीज़ से, खास करके कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड जब आप करेंगे कि उसको नेट जीरो पे लाना है, तो इसका मतलब होता है कि देखिए यूनिवर्स के अंदर और हमारी जो खास करके अर्थ है उसका उसके ऊपर हम देख पाएंगे हर चीज़ का एक साइकिल है। वाटर का एक साइकिल होता है, कार्बन का एक साइकिल होता है, हम देख पाते हैं ऑक्सीजन का साइकिल होता है। एटमॉस्फेयर के अंदर ये माना जाता है कि उतना ही आप कार्बन छोड़िए जितने 1 साल के अंदर यहाँ पर जो हमारी एटमॉस्फेयर है, जो साइकिल है, वो उसको क्या कर सके, अपने अंदर इंडल्ज कर सके, सो दैट उसके हार्मफुल इफेक्ट बिल्कुल भी दिखाई ना दे। लेकिन अब क्या हो रहा है, कार्बन का जो इमिशन हो रहा है वो बहुत ही बड़े स्तर पे हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसी वजह से यहाँ पर क्लाइमेट के ऊपर एडवर्स रिएक्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। नेट जीरो का मतलब होता है सिर्फ उतना ही छोड़ो जितना यहाँ पर साइकिल के अंदर दोबारा से रिन्यू हो सके, पूरा का पूरा वो काम में आ सके। ऐसा ना हो कि वो कार्बन बाहर रह जाए या कोई भी ऐसी गैस बाहर रह जाए कार्बन से और फिर वो 550 से लेकर 5000 साल तक यहाँ पर एटमॉस्फेयर में ही रहे और उसके बाद उसका कुछ नहीं किया जा सकता है, उसका बदलाव नहीं किया जा सकता है।
देखिए अब नेट जीरो लाना तो न्यूक्लियर से कैसे लाया जाएगा। एटम्स के अंदर न्यूक्लियर में हमें पता है हम लोग यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, प्लूटोनियम का इस्तेमाल करते हैं और लास्ट में इस्तेमाल होता है थायमिन का। तो ये जो 3 न्यूक्लियर एटम्स होते हैं, यूरेनियम से जब आप इसको बनाते हो तो प्लूटोनियम एक एज अ प्रोडक्ट आता है एनर्जी के बाद में, और प्लूटोनियम और यूरेनियम जब एज अ फ्यूल काम करते हैं तो हम देखते हैं थ्योनियम यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट के रूप में आता है। इंडिया भी अपने सेकेंड फेज़ के अंदर पहुंच चुका है। न्यूक्लियर एनर्जी जिसकी शुरुआत यहाँ पर डॉक्टर जो हमारे भामा है उनके द्वारा की गई थी, और वो बता के गए हैं कि पहले इंडिया यूरेनियम के ऊपर काम करेगा, उसके बाद अब जो फास्ट ब्रीडर में हम पहुंच गए हैं इसमें हम एज अ फ्यूल, क्योंकि हमने बहुत सालों तक यूरेनियम से जो प्लूटोनियम कन्वर्ट होकर आ रहा था एनर्जी बनने के बाद, उसको स्टोर किया, उसको एक जगह इकट्ठा किया और अब हम उसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। यही वर्ल्ड के और भी बहुत लीडर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि न्यूक्लियर जो पावर है, एनर्जी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। कारण क्या है, पहली बात तो जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है, जितनी भी आप दोबारा से जिन एनर्जीज़ को कन्वर्ट कर सकते हो, उन सब में सबसे कम जो कार्बन निकलता है वो निकलता है न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा। तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है। न्यूक्लियर पावर जो है वो 4 गुना कम यहाँ पर कार्बन जो है वो निकालती है, जैसे कि सोलर एनर्जी से हम देखेंगे, या फिर विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर से, जियोथर्मल से। तो जितनी भी यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं उन सब में सबसे कम जो यहाँ पर कार्बन निकलता है वो कौन निकलता है, न्यूक्लियर। और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में, जिसको आप रिन्यू नहीं कर सकते हो, जैसे कि कोयल को हम देख लेते हैं, तो उससे तो हद से ज़्यादा कम कार्बन जो है वो यहाँ पर निकलती है न्यूक्लियर एनर्जी से। अब न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर बार बार ये कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी को फाइनेंस नहीं मिल रहा, उतना ज़्यादा पैसे नहीं मिले कभी से कि इनको ज़्यादा मात्रा में बढ़ाया जाए। इसके कारण ये है कि देखिए जब भी न्यूक्लियर एनर्जी आती है तो हमेशा न्यूक्लियर एनर्जी के साथ साथ में कुछ उसके साथ जुड़े हुए स्टिग्मास भी आते हैं, कुछ कलंक लगे हुए हैं। जैसे कि माना जाता है कि वेपनाइज्ड का रिस्क है, कंट्रीज इसको एज अ वेपन की तरह इस्तेमाल कर लेंगी। कभी कभी रेडिएशन लीक हो सकती है, कोई चीज़ अगर लीक हो जाती है तो पानी में या कहीं पे भी, तो उसके बाद में ह्यूमन प्लस एनिमल्स प्लस सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है उस सब के लिए बहुत ज़्यादा विनाशकारी ये साबित हो सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि हाई अपफ्रंट कॉस्ट है, इसमें इसको चलाने की कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा आती है। रेगुलेशन इतने अच्छे से नहीं बना हुआ है इंटरनेशनल स्तर पे भी कि उसके ऊपर बहुत अच्छे से भरोसा किया जा सके। और रीजंस यही है कि जो कम अडोप्शन है एनर्जी का वर्ल्ड वाइड, वो इसी वजह से कम दिखाई देता है। पहले भी न्यूक्लियर से रिलेटेड कुछ एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं हुई हैं। इवन इंडिया के काराक्रम में भी हम देखते हैं कि एक बार न्यूक्लियर जो है वो लीक हो जाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा उसका बड़े स्तर पर नुकसान हमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि यहाँ पर अगर आप बात करेंगे यूक्रेन के अंदर, तो भी हम देखते हैं कि वहाँ पर भी जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर का एक्सीडेंट है वो होता है और काफ़ी बुरा ये माना जाता है। इसी वजह से इसको फाइनेंस कम मिला है। अब आप एग्जांपल देंगे जैसे कि वर्ल्ड बैंक का, या फिर हम एग्जांपल लें यहाँ पर मल्टी डेवलपमेंट जो बैंक होते हैं, इन सभी ने कभी खास कोई न्यूक्लियर एनर्जी को फाइनेंस नहीं किया है। लास्ट टाइम में न्यूक्लियर एनर्जी के लिए वर्ल्ड बैंक ने $4 मिलियन दिए थे, केवल और केवल किसको, इटली को। उसके बाद उन्होंने कभी किसी को यहाँ पर दोबारा से कोई फाइनेंस करने के लिए पैसा नहीं दिया। तो वो भी कब दिया था, 1959 के अंदर हम देख पाएंगे। 1960 में पैसा दिया गया था। अब दोबारा से ये कह रहे हैं कि देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जा रही है, छोटे स्मॉल मॉड्यूलर जो है उनको लेकर आया जा रहा है न्यूक्लियर के लिए, छोटे छोटे टैंक्स में आप उनका इस्तेमाल करें, तो इसकी वजह से यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांस की वजह से न्यूक्लियर की जो हम बोलेंगे प्रोटेक्शन है वो भी यहाँ पर हो रही है। तो जो न्यूक्लियर के रिएक्टर होते हैं, 60 से ज़्यादा रिएक्टर ऐसे हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, 110 प्लानिंग स्टेज चल रही हैं एशिया के अंदर, और इनमें सबसे ज़्यादा चल रहे हैं चाइना में। चाइना ने एक टारगेट सेट किया है कि वो जो 10% इलेक्ट्रिसिटी है उसकी 2035 तक उसको न्यूक्लियर एनर्जी से ही निकालेगा और 2060 तक इसको 18% तक कर देगा।
भारत की बात करें तो इंडिया के अंदर इंडिया का जो पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट बना था वो बना था पहालगढ़ के अंदर। अब ये पहालगढ़ कहाँ है? तारापुर पहालगढ़ में ये बनता है। और हम देख पाते हैं कि इसकी जो रिन्यूएबल एनर्जी थी वो थी 2 किलोवाट आवर के हिसाब से, जो कि सोलर के जो पावर टैरिफ होते हैं उससे कम पड़ी थी। यानी सोलर एनर्जी अगर आप बनाना चाहेंगे तो उससे भी ये सस्ता हमारा बन रहा था। आज के समय पे कुंडाकुलम नाम की जगह पर, जैसे कि तमिलनाडु में, एक नया पावर प्लांट है जो इलेक्ट्रिसिटी की रेंज को 4 से 6 किलोवाट आवर के उसमें दिखाता है, जो कि जो कोयल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनसे ज़्यादा ईजिली इसको बना पाता है, कम कॉस्ट में बना पाता है। और जो मैंने बोला आपको कि कार्बन जो है उसका एमिशन तो इसमें और भी कम मात्रा में होता है। डिस्पाइट इसका जो वर्सटाइल नेचर है इतना ज़्यादा होने के बाद में भी इंडिया में केवल 1.6% ही ऐसी एनर्जी है जिसको न्यूक्लियर एनर्जी से बनाया जाता है। हमारा जो आगे का पर्सपेक्टिव है, हम अभी स्टेज 2 में हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में पहुँचे हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो डॉक्टर जो भाभा थे वो ये भी बताकर जा चुके हैं कि कैसे इंडिया की पूरी जो इलेक्ट्रिक नीड है वो न्यूक्लियर पावर से यहाँ पर पूरी की जा सकती है। अगर जब हम अपने स्टेज 3 के अंदर चलेंगे तो उस समय पे हमें किसी से भी यहाँ पर ना कोई कोयल लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई गैस या ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए अदर फ्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हालांकि अभी के लिए बहुत ही कम है। इसके कारण मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, स्टिग्मास लगे हुए, वेपनाइजेशन का लगा हुआ है। रिसेंटली जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री है वो नोवल लिबरलाइजेशन फेज़ में चल रही है कि अब उसमें सुधार हो रहा है। इंडिया में भी प्लान्स बन रहे हैं कि ग्रोथ होगी इसके अंदर, और इन्विटेशन दिया गया है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कि $26 बिलियन का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है कि कोई भी यहाँ पर आए और जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है उसके अंदर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। 2031 से 2032 तक ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया की जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है उसको 3 गुना कर दिया जाएगा, ट्रिपल किया जाएगा। फिलहाल में इंडिया 7,840 जो है 480 वोट जो है मेगावाट उतनी न्यूक्लियर कैपेसिटी है इंडिया के पास में, उसको बढ़ाने की बात की जा रही है 22,480 मेगावाट से। तो ये कब होना? 2031-32 का हमारे पास ये टारगेट है। प्रधानमंत्री ने अभी जो हमारा सबसे पहले स्टेज 2 का जो हम अंदर गए हैं वो कहाँ पे गए हैं? कुंडालकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, जहाँ पे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यहाँ पर लेकर आया गया है और उसमें हमारे प्रधानमंत्री उसको जाकर अटेंड करते हैं, उसकी जो सेरेमनी थी। तो ये भी दिखा रहा है कि ये जो हमारा जो इंडस्ट्री को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन रहा है उसके फ्यूचर को लेकर, तो वो इन सारी चीज़ों से दिखाई दे रहा है। ये जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होने वाला है इसमें इतनी क्षमताएं हैं कि ये फ्यूल को, जितने भी फ्यूल को इस्तेमाल करेगा उसी फ्यूल में से कम फ्यूल के अंदर ज़्यादा पावर बना पाएगा एक ही साइट में, और इसीलिए ये इंडिया को मोस्टली सेल्फ रिलायंट न्यूक्लियर इंडस्ट्री देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। न्यूक्लियर से रिलेटेड आपको पूरा ही टॉपिक याद करना चाहिए। न्यूक्लियर एक्चुअली में हमारा इंडिया का प्लान क्या है वो मैं ऑलरेडी 2 बार समझा चुकी हूँ, अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर लिखा भी हुआ है, पीछे जाकर देख सकते हैं टाइटल के साथ में कि क्या है पूरा का पूरा सिस्टम। और इसके अलावा न्यूक्लियर वेस्ट क्या होता है, उसका मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेंस के पर्सपेक्टिव से, खासकर 2025 के पर्सपेक्टिव से जो भी बच्चे यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तैयार कर लेनी चाहिए। खैर, आज के न्यूज़पेपर हमारे दोनों यहीं पे ख़त्म हो रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे और हौसला मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा बेहतर वीडियोस जो है वो बनाकर लेकर आऊँगी। अभी के लिए चलती हूँ।